नमस्ते। और आज हम थोड़ी बहुत सिलेबस पर चर्चा करेंगे और कल जहां मैंने क्लास छोड़ी थी उससे आगे भी बढ़ेंगे। और आज सिलेबस के कौन से पॉइंट को हम छूने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। और उससे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग भी मेंस दे रहे हैं या जो लोग आगे आगामी मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे इस काम को उन लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अगर हम अच्छी क्लास दे रहे हैं तो इसकी पहुंच सब तक होनी चाहिए। तो प्लीज इतना जरूर हमारे लिए कीजिए। और चलो अब हम बिना कुछ ज्यादा बात करें क्लास पे आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है उसका फाइल जो है, जो इथिक्स का जो फाइल है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया गया है। टेलीग्राम लिंक है जिसको आप ज्वाइन करना, स्टडी आर एस विद मनोज भांबू, ठीक है, ताकि आप अपडेटेड रहें। फिर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ोगे, है ना। और अब मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने कौन सा टॉपिक कंप्लीट समझा के पूरा कर दिया है। और आप मुझे आज ये भी बताना है कि आपको ये दोनों क्लासेस जो पहले पॉइंट से नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महापुरुषों, समाज सुधारकों तथा प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा, परिवार, सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं का मानवीय मूल्यों को विकसित करने में योगदान, ये कंप्लीट 2 क्लासेस में मैंने आपको पूरा करा दिया है। अब आपको मुझे रिव्यू देना होगा क्योंकि कोई दूसरा माध्यम तो है नहीं जिससे मैं आपसे मिल पाऊँ। यही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे आप और मैं एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि इस पहले टॉपिक, पहले बिंदु में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि जब मैं आंसर हिट की क्लास लगाऊंगी, पूरा सिलेबस कराने के बाद मैं आपको आंसर हिट की क्लास दूंगी, उस समय मैं आपसे पूछूंगी कि आपको उस वक्त समझ में आया या नहीं। अभी बता देना ताकि चलती क्लास में मैं चीजें क्लियर करती जाऊं, ताकि मैं आंसर हिट, देखो आज तक किसी ने भी आरएस में आंसर हिट करना नहीं सिखाया है। हम आपको सिखाएंगे, एक एक सेक्शन में सिखाएंगे कि आंसर हिट कैसे होता है। फिर देखना जो नंबर आएंगे बहुत ही शानदार होंगे। फिर देखो आज हम पढ़ेंगे नैतिक संप्रत्यत्य को। अब नैतिक संप्रत्यय को इंग्लिश में बोलते हैं इथिकल कॉन्सेप्ट। बेसिकली कॉन्सेप्ट का जो शब्द है ना, उसके लिए शुद्ध हिंदी के अंदर संप्रत्यय शब्द है। इसको नैतिक सिद्धांत भी लिखा हुआ जा सकता था, लेकिन नैतिक संप्रत्यय लिखा गया। उसमें हम ऋत, ऋण, कर्तव्य और शुभ और सद्गुण को पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात और, कल मैंने कहा था कि इस साल 2024 के मेंस में एक क्वेश्चन आ सकता है और वो है मूल्यों में द्वंद, जिसका मैं आपको अभी आंसर लिखना बताऊंगी, आंसर हिट करना सिखाऊंगी। और इसीलिए कह रही हूँ कि पिछली दोनों वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जो व्यूज है वो बताइए, ताकि मैं समझ सकूं कि जब मुझे आपको आंसर हिट करवाना सिखाना है उस समय मुझे आपको किस लेवल तक ट्रेन करना होगा। क्लियर। तो चलो अब देखो मूल्यों में द्वंद। तो मैंने आपको कहा था कि 2024 के मेंस में मूल्यों में द्वंद पूछा जाएगा। अब मूल्यों में द्वंद का आंसर कैसे करना है इसे समझे। देखो मैंने आपको नैतिक चेतना समझाई थी। मैंने कहा था कि नैतिक चेतना क्या है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जनजी लोग जो है ना वो जज बहुत करते हैं। तो बेसिकली आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि नैतिक रूप से क्या सही है और नैतिक रूप से क्या सही नहीं है। उसी को हम नैतिक चेतना कहते हैं। जिससे मैंने कहा था कि जैसे जनजी कहते हैं कि यार इस व्यक्ति को हम जज करते हैं कि इसने इस मौके पे जो कपड़े पहने हैं वो सही है या नहीं है। तो ये सारी कहानी शुरू होगी नैतिक चेतना से। ये नैतिक चेतना जो है एक व्यक्ति के अंदर, उसके दिमाग में पावर पैक है। अब ये नैतिक चेतना कब काम करना शुरू करेगी? जब विशेष परिस्थिति आएगी। देखो सामान्य परिस्थितियों में नैतिक चेतना की इतनी आवश्यकता नहीं होती। जो विशेष परिस्थितियां होती है, विशेष परिस्थितियां कौन सी होती है? जो युद्ध की होती है, जो महामारी की होती है, जो आपातकाल की होती है, जो आपके आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की होती है। ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये विशेष परिस्थितियां हैं। तो जब विशेष परिस्थितियों में आपकी नैतिक चेतना जो है वो एकदम धर्म संकट में पड़ जाएगी कि जो नैतिक मूल्य हैं उनमें से वो किसे चुने, कौन से नैतिक मूल्य को चुने, वो निम्नतर नैतिक मूल्य को चुने या उच्चतर नैतिक मूल्य को चुने। क्योंकि हर एक विशेष परिस्थिति के पास, देखो मैंने लिखा हुआ है, एक विशेष नैतिक मूल्य होता है। और उस समय आपकी नैतिक चेतना जो है वो आपको इतना धर्म संकट में डाल देती है कि आप कौन से मूल्य को चुनेंगे। तो पहली लाइन आपको यही लिखनी होगी कि मनुष्य में नैतिक चेतना है और यह नैतिक चेतना विशेष परिस्थितियों में, ब्रैकेट में आपको लिखना होगा, युद्ध, महामारी, आपातकाल और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह इत्यादि जैसी जो घटनाएं हैं या प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं हैं, विशेष परिस्थितियां हैं। इन विशेष परिस्थितियों में विशेष नैतिक मूल्य होता है। और जब हम नैतिक दुविधा या द्वंद की बात करते हैं तो बेसिकली वो मूल्यों का ही द्वंद है। उस समय आपके सामने ये होता है स्थिति कि हम कौन से नैतिक मूल्य को चुने। तो पहली लाइन एकदम क्लियर है कि नैतिक द्वंद की स्थिति तभी होगी जब आपके सामने मूल्यों में द्वंद होगा। तो मूल्यों में द्वंद और नैतिक द्वंद बिल्कुल एक जैसा है। क्यों एक जैसा है?
क्योंकि नैतिक द्वंद की स्थिति में बेसिकली जो द्वंद शुरू होगा वो मूल्यों को लेकर ही होगा। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, अब जो नैतिक दुविधा या द्वंद है ये है कि किस नैतिक मूल्य को चुने, उच्चतर नैतिक मूल्य को या निम्नतर। अब मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगी। राजा राम जो है वो राजा बन जाते हैं अयोध्या के, लेकिन उसी वक्त उनके पिता की जो है तबीयत खराब होती है और पिता जो है वो राजा राम को बुलाते हैं और कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ये वचन दिया था, तो राजा राम जो है अपने पिता के पास जाते हैं और उनके पिता कहते हैं कि देखो राम, तुम्हें वनवास के लिए जाना पड़ेगा। तो राजा राम इस कंडीशन में, एक विशेष परिस्थिति में है जिसके सामने, उनके सामने दो चीजें हैं कि या तो वो राजा बन चुके हैं, उनका राज्याभिषेक हो चुका है, वो अयोध्या के राजा राम रहकर राज धर्म का पालन करे और अपने पुत्र धर्म की अवहेलना करे, या फिर वो राज धर्म को छोड़े और अपने पिता के द्वारा दिए गए जो आदेश है कि भाई आपको वनवास पे जाना होगा, उसे माने। ठीक है। और मैं बार बार रामायण और महाभारत के एग्जाम्पल क्यों देती हूँ, क्योंकि जब मैंने 2018 की वैकेंसी के अंदर एग्जाम्पल दिया था ना, मुझे शिवराज सिंह राठौड़ ने सबसे ज्यादा महाभारत और रामायण पे क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने मुझसे ये चीज पूछी थी उस समय कि रामायण का जो उद्देश्य है वो यही है कि अच्छाई पे बुराई की जीत, या कुछ और है, क्योंकि आप इथिक्स पढ़ के आए हैं। तब मैंने उन्हें कहा था कि रामायण का जो संदेश है वो ये है कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको अपने पितृ आज्ञा को फॉलो करना है, पिता के आदेश को फॉलो करना है। और यहाँ पे भी राजा राम जो है वो पुत्र धर्म का पालन करता है। देखो मैंने टिक लगाया है, क्योंकि अगर राजा राम पुत्र धर्म का पालन नहीं बनते तो वो श्री राम नहीं बनते। इसलिए यहाँ पे मैंने राजा राम लिखा है। पुत्र धर्म का पालन करते ही वो क्या बने, श्री राम। इतना बड़ा वनवास भोगा और लड़ाई किए वो रावण से, और तभी सही मायनों में वो श्री राम बने। तो देखो नीचे लिखा हुआ है कि इस प्रकार नैतिक द्वंद जो है, असलियत में इसका द्वंद है, मूल्यों का द्वंद है। अब मुझे क्यों लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा, अगर आप सिलेबस को देखोगे तो हमारे सिलेबस में नैतिक द्वंद भी लगता है। तो ये क्वेश्चन है ना, दो धारी तलवार है, ये डबल धमाका ऑफर है। इस एक क्वेश्चन से दो चीजों पर हिट किया जा सकता है, इसलिए ये 10 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो फिर क्या करें, आगे कैसे बढ़ाएंगे आंसर को, तो अमुक परिस्थिति में, यानी कि ऐसी विशेष परिस्थिति जो युद्ध की है, महामारी की है, आपातकाल की है, जब मूल्यों में द्वंद होता है, तो पहला पहला आंसर ये हिट करना है कि सबसे पहले हमें उच्चतर मूल्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब इसका भी एग्जाम्पल है, महाभारत से है। महाभारत में अहिंसा को हम कहते हैं कि अहिंसा बहुत हायर वैल्यू है, लेकिन अहिंसा से भी उच्चतर मूल्य है न्याय और धर्म। और आप जब सुनते हो महाभारत के बारे में, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि धर्म की स्थापना के लिए अगर युद्ध भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। तो अहिंसा, न्याय और धर्म में से कौन सा जो वैल्यू है वो उच्चतर है, तो न्याय और धर्म का जो वैल्यू है वो उच्चतर है, इसीलिए वहां पे युद्ध को क्या किया गया, चुना गया। महाभारत छोड़ो, प्रेजेंट सिनेरियो पे आ जाओ, इंडिया पाक वॉर पे आ जाओ, 26 लोगों को धर्म पूछकर मारना और हम अहिंसा अहिंसा चिल्लाते रहे, अच्छा नहीं है। इस बार हमने चुना यही महाभारत वाला कॉन्सेप्ट कि भाई अब न्याय होगा, कि क्यों आपने उन फालतू के सिविलियंस को मारा, और जब आप फालतू के सिविलियंस को मारते हैं तो अब हम न्याय और धर्म की स्थापना के लिए किसको चुन रहे हैं, युद्ध को चुन रहे हैं। तो ये पहला फ्रेमिंग ऐसे करना है। फिर आपको अर्बन का व्यू पॉइंट लिखना है। अब अर्बन का व्यू पॉइंट क्या है, यही होता है प्रशासनिक, यही होता है इथिक्स के अंदर आंसर लिखने का ढांचा। अब दूसरा व्यू पॉइंट क्या देना है, अर्बन का व्यू पॉइंट। अब अर्बन ने कहा कि जब भी मूल्यों में द्वंद्व हो, जब भी आपको घोचपोच लगे ना मूल्यों के अंदर, तब आपको मूल्य के संगठन सिद्धांत से मदद लेनी है। अब मूल्य के संगठन सिद्धांत तीन बातें हैं। पहला कहता है कि साध्य मूल्य जो है वो साधन मूल्य से श्रेष्ठ है, कि भाई जो लक्ष्य को प्राप्त करने के जो मूल्य हैं वो हमेशा श्रेष्ठ होंगे, किससे, साधन मूल्य से श्रेष्ठ होंगे। तो इस प्रकार प्राथमिकता देनी है हमें किससे, साध्य मूल्य को। दूसरा वो कहता है कि स्थायी मूल्य अस्थायी मूल्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है, यानी कि स्थायी और अस्थायी मूल्यों की बात हो तो हमें स्थायी मूल्यों के साथ जाना चाहिए। उत्पादक मूल्य अनुत्पादक मूल्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, यानी कि उत्पादक और अनुत्पादक मूल्यों में डिलेमा हो तो हमें उत्पादक मूल्यों के साथ जाना है। लेकिन पता है यहाँ पे पंगा क्या है उस मूल्य के संगठन सिद्धांत के साथ, कि देखो मैंने लिखा है कि ये ड्रॉबैक क्या है सिद्धांत के साथ, कि ये सामान्य परिस्थितियों हेतु है, तो विशेष परिस्थितियों के लिए नहीं है। तो यानी कि अर्बन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना सही ढंग से काम नहीं करता। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने इथिक्स को कोर तक पढ़ा है। अब तीसरी कंक्लूजन करते हुए लिखना है। अब कंक्लूजन करते हुए क्या लिखना है कि कुछ दार्शनिक जो हैं वो ये कहते हैं कि कई बार जब आपके सामने मूल्यों का द्वंद होता है, तब आपको निम्नतर मूल्यों का चयन भी क्या है, सही है, बुरा नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा है कि भूख से पीड़ित व्यक्ति हेतु भोजन जरूरी है, भजन नहीं। उसे भजन यानी कि भगवान का नाम लेना उस वक्त अच्छा नहीं लगेगा, उसे उस समय क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो ये पूरी की पूरी मूल्यों के द्वंद की कहानी है। अब इससे निष्कर्ष में आपको किस पर शिफ्ट करना है, प्रशासक पर शिफ्ट करना है। तो आंसर की सबसे निचले वाली फ्रेमिंग को देखिए, प्रशासकों के सामने भी मूल्य द्वंद की स्थिति रहती है, और वो विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में सामने आती है, जैसे युद्ध है, महामारी है, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह है। इन सब में प्रशासकों को क्या करना होता है, परिस्थिति के अनुसार मूल्य चुनना होता है। अब एग्जाम्पल मैं बोल के बताऊंगी, आप खुद से ऐड करोगे। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कि जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, गंगानगर से लेके बाड़मेर, इन चारों जगहों पे आपातकालीन स्थिति है, युद्ध की स्थिति है। इन चारों जगहों के जो प्रशासक है, जो कलेक्टर है, उन्हें देखिए वो अपने ऑफिस के रेगुलर वर्क भी कर रहे हैं, पर उससे ज्यादा वो प्राथमिकता किसे दे रहे हैं, उससे ज्यादा प्राथमिकता वो आपातकालीन जो धर्म है उनका, आपात धर्म है, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो परिस्थिति अनुसार उन्होंने शिफ्ट किया, उन्होंने अपने रेगुलर काम के लिए एक व्यक्ति रखा, उसे दिया, और जो भी आपात धर्म है उनका, जो भी उनका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो भी कर्तव्य है, आप लिख सकते हो कि एक प्रशासक के लिए विशेष परिस्थितियों के अंदर, एक प्रशासक के लिए विशेष परिस्थितियों के अंदर सरकार ने स्वयं मूल्य द्वंद को खत्म करने के लिए आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी उस पर सौंपी है, उसे आपदा प्रबंधक की क्या दी है, जिम्मेदारी दी है। तो यहाँ पे आपको ये आंसर लिखना होगा, साथ में अभी जो मैंने आपको समझाया, जो एग्जाम्पल दिया, वो लिखना होगा। तो बहुत अच्छे से मूल्यों के द्वंद का आंसर लिखना, और ये आंसर लिख के आप हमें हमारे मेंस वाला जो ग्रुप है उसमें आप हमें सेंड भी कर सकते हो, ताकि मैं चेक भी कर पाऊं। अब देखो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं नैतिक संप्रत्य पर। नैतिक संप्रत्य में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे रित को, ठीक है। तो रित क्या होता है उसे आज सबसे पहले समझेंगे। तो देखो आ जाओ रित पे, रित से डरना नहीं है। देखो रित जो है सबसे पहले समझो एक ऋग्वैदिक धारणा है। कैसी धारणा है, ऋग्वैदिक धारणा है, जिसका सरल शब्दों में शाब्दिक अर्थ होता है सत्य। अब कई बार लोग सीधा ही आ जाते हैं कि रित का मतलब सत्य होता है, तो पूरे जगत में जो भी चीज सत्य है वो रित है। बिल्कुल सही बात है, ये जो रित को सत्य का बात कहा गया है ना, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन बिग पिक्चर में जो रित है वो एक्चुअली क्या है, व्यवस्था है, सिस्टम है। तो जब भी आप एथिक्स में रित को लाते हो, तब आपको सत्य के पक्ष के साथ साथ ये भी लिखना होता है कि रित एक सिस्टम है, और जैसे ही रित एक सिस्टम बनता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे कि अगर एक रित एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम लगातार चलेगा, इस सिस्टम को चलाने के लिए नियम भी होंगे, और अगर आपने इस सिस्टम का क्या किया, उल्लंघन किया, तो आपको दंड भी मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी है कि रित एक स्वाभाविक शाश्वत नियम है, जिस पर सारा संपूर्ण जगत जो है वो क्या होता है, संचालित होता है। तो बेसिकली याद रखना कि रित इज इक्वल टू क्या है, सिस्टम है। अगर नहीं याद हो तो एक पता नहीं पंजाबी हरियाणवी गाना, सिस्टम पे सिस्टम चला रहा छोरा जाट का, ये सुना होगा ना। तो जब भी ये गाना सुनो ना, तब याद रखना कि सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, रित होता है। और सिस्टम जो है वो उसके नियम होते हैं, वो लगातार संचालित होता है, और अगर आप उन नियमों को तोड़ते हो, सिस्टम को तोड़ते हो, तो आपको दंड मिलेगा। अब देखो ऋग्वेद के अंदर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद ने जो रित कहा है, जिस चीज को रित कहा है, सिस्टम को रित कहा है, उस सिस्टम के उन्होंने 3 टाइप दिए हैं, 3 प्रकार दिए हैं। ये 3 प्रकार ऋग्वेद के अनुसार क्या है रित के, गति, संघात और नियति। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऋग्वेद के तहत कितने प्रकार के रित होते हैं। तो आपको आंसर में लिख के आना होगा, ऋग्वेद के तहत 3 प्रकार के रित हैं, गति, संघात और नियति। अब इसका एब्रीवेशन बना लो संगिनी। अभी देखो मैं आपको संगिनी बना के देती हूँ, संगिनी। हाँ, तो संगिनी, तो स से संघात, ग से गति, नी से नियति। अब क्या होता है गति, क्या होता है संघात, और क्या होता है नियति, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखो गति, आपको ये तारा लिखा हुआ दिख रहा है, गति, गति का मतलब है ब्रह्मांड की गति। अब ब्रह्मांड की गति से क्या मतलब है कि ब्रह्मांड में जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो कैसे मूव कर रहा है। उसमें सौर मंडल के अंदर सूर्य एक ग्रह है, जिसके चारों ओर सारे ग्रह चल रहे हैं। आप चला रहे हो उसे, मैं चला रही हूँ उसे, पीएम चला रहा है, सीएम चला रहा है, कौन चला रहा है उसे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स चला रहा है, जिसे ऋग्वेदिक लोग क्या कह रहे हैं, गति कह रहे हैं या रित कह रहे हैं। तो ये हुआ बात। फिर देखो संघात, संघात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। संघात जो है बेसिकली वो क्या है, मैं अभी पीडीएफ को ऊपर की तरफ ले जाती हूँ, फिर आपको डिफाइन करती हूँ कि संघात क्या है, ठीक है। नीचे की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ मुझे पीडीएफ को लाना होगा, तब आपको संघात दिखाई देगा,
ठीक है। तो देखो गति हमने डन कर दिया, ब्रह्मांड की गति। अब देखो संघात, संघात में क्या किया, देखो ठाकुर जी है ना, सबसे सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी है। उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर जीवन दिया, बाकी किसी ग्रह पे जीवन नहीं दिया, पृथ्वी पर जीवन दिया। और पृथ्वी पर जीवन देके उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया कि यार अगर मैं इन सबको डिपेंडेंट नहीं बनाऊंगा या इंडिपेंडेंट बना दूंगा। देखो डिपेंडेंसी हर जगह खराब नहीं होती, डिपेंडेंसी होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी होगी तो लोग क्या रहेंगे, एक सिस्टम में रहेंगे। तो भगवान ने बड़ा अच्छा काम किया। भगवान ने क्या किया, पृथ्वी पर जीवन देकर प्रत्येक जीव को दूसरे जीव पर डिपेंडेंट बना दिया, निर्भर बना दिया। और यही निर्भरता के कारण ये संसार जो है वो चल रहा है, जिसे हम साइंस में इकोलॉजी कहते हैं। तो संघात जिसको साइंस ने डिस्कवर किया, वो एक्चुअल में है क्या, इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है। तो अब समझ में आया कि ये कितना साइंटिफिक थे ऋग्वेदिक कॉन्सेप्ट। ऋण, कि ऋण एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को 3 प्रकार से डिफाइन किया गया है ऋग्वेद में। एक है गति, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से बधा है, जिसे हमें लिखना है कि ये ब्रह्मांड की गति है। दूसरा है संघात, कि भाई कुछ कुछ ग्रहों पे जीवन है, जैसे पृथ्वी पर है, और उस पर भगवान ने इंटरडिपेंडेंसी फिक्स कर दी है प्रत्येक जीव की दूसरे पर। और इसको आप साइंस से डिफाइन कर सकते हो कि कैसे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर प्रत्येक एक जीव दूसरे जीव पर क्या है, निर्भर है। अब तीसरा है नियति। नियति कुछ नहीं, हम हर बार कहते हैं ना कि यार मेरी नियति में यही लिखा है कि मैं बार बार मेंस लिखूं, पता नहीं कब इंटरव्यू तक पहुंचूंगा, या मैं प्री मेंस इंटरव्यू तीनों दूं लेकिन फाइनल सिलेक्शन ना हो। तो नियति क्या है, भगवान डिफाइन करते हैं कि नियति क्या है ऋत के तहत। तो व्यक्ति है ना, उसको उसके कर्मों का ही फल मिलेगा। अगर उसने कर्म अच्छा किया है तो फल अच्छा मिलेगा, अगर उसने कर्म बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। तो व्यक्ति को उसके कर्मों के प्रभाव से क्या फल प्राप्त होगा, ये कौन तय करता है, नियति तय करती है। तो देखो ठाकुर जी ने कितना अच्छा सिस्टम सेट किया। अब मैं वापस ऊपर की तरफ पीपीटी को ले जाऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी। तो देखो ये चीज तो सबको ही पता है कि वरुण जो है वो ऋतस्य गोपा है। अब एक चीज जो मुझे आपको समझानी है इस छोटे से डायग्राम से, इन 2 छोटे से डायग्रामों से। अब देखो जब भी आप ऋत का आंसर लिखो ना, तो साइड में ये छोटू सा है ना, मिनिएचर पेंटिंग बना देना। मिनिएचर पेंटिंग से आपको क्या समझ में आएगा कि ऋत का शाब्दिक अर्थ सत्य है, लेकिन वास्तव में ऋत एक सिस्टम है। गाना याद रखना, सिस्टम पे सिस्टम चला रहा छोरा जाट का, ये सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम निरंतर है, लगातार चलेगा। इसीलिए इसीलिए जब जब क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋत की प्रासंगिकता क्या है, तो उसे साफ शब्दों में लिखना कि ऋत सिस्टम है और वो निरंतर चलता है। इसीलिए ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जगह रहेगा, जब हम थे तब भी रहेगा, जब हम नहीं थे तब भी रहेगा। ठीक है, और इसके क्या है, नियम है। अब देखो प्रत्येक सभ्यता के अंदर ऋत जो है विधि, कानून, नियमों का आधार बनता है। जब ऋत होगा तब विधि बनेगी, और जब विधि होगा तो प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य या धर्म को क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। तो ऋत की प्रासंगिकता इतनी बड़ी है कि ये काल से परे है, ये हर काल में मौजूद रहेगा, और जिस भी काल में मौजूद रहेगा कानून का आधार बनेगा और कर्तव्यों का आधार बनेगा। यहाँ तक सब चीजें आसान भाषा में समझ में आई। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो वरुण ऋतस्य गोपा है, इस चीज को कभी किसी ने बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्यों हमें ऋतस्य गोपा बनाने की जरूरत है ना, इसलिए जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति ऋत का उल्लंघन करे तो वरुण उसे क्या दे, दंड दे। ठीक, इसलिए वरुण को क्या कहा जाता है, ऋत का रक्षक कहा जाता है ना। जैसे प्रशासन के अंदर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करे, इसके लिए लोकपाल है, लोकायुक्त है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। अगर करेंगे तो वो दंड देंगे। तो जो प्रशासनिक रित है, जो प्रशासनिक रित है आपका, आगे पढ़ेंगे अपन प्रशासनिक उपयोगों में। तो जो प्रशासनिक रित है आपका, उस सिस्टम में अगर कोई व्यक्ति बदमाशी करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उस रित का रक्षक जो है वो लोकायुक्त है, वो लोकपाल है, वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। अब देखो रिक्त के इन्हीं 3 आधारों पर 3 व्यवस्थाएं हैं। पहली है प्राकृतिक व्यवस्था, जिसे हम गति भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, गति भी कह सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन हेतु रित है, और जिसे विज्ञान आज क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल, सिंपल। फिर देखो नैतिक व्यवस्था भी है। तो नैतिक व्यवस्था में ऋषि कहते हैं कि देखो रित है ना, वो आपके शुभ और उचित कर्मों का निर्धारक है। तो नैतिक व्यवस्था बेसिकली आपकी नियति है। क्या है आपकी नियति। अब यज्ञ विज्ञान विज्ञान, अब यज्ञ विज्ञान क्या है, यज्ञ कहता है कि भाई इस पूरे संसार में हमें कर्म करना पड़ेगा, और उस कर्म के लिए हमने कुछ क्या बना रखी है, नियम और विधियां बना रखी है। तो ऋत के तहत ये 3 व्यवस्थाएं आती है। अब देखो हम पॉइंट पे आते हैं कि ऋत की प्रासंगिकता एवं सिविल सेवकों हेतु ये कैसे उपयोगी है। तो पहले बात करेंगे ऋत की प्रासंगिकता पर। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात अभी फिर से समझा दे रही हूँ। वो ये है कि ऋत एक सिस्टम है। जब ऋत एक सिस्टम है तो वो काल से परे है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हमेशा रहेगा।
निरंतर चलेगा, उसके कुछ नियम होंगे, और अगर हमने उन नियमों का उल्लंघन किया तो हमें दंड भी मिलेगा। तो रित की प्रासंगिकता द्वापर युग में भी थी, त्रेता युग में भी है, कलयुग में भी है। रित की प्रासंगिकता सिंधु सभ्यता में भी थी, मध्यकालीन भारत में भी थी, आधुनिक का भारत में भी है, और आज के भारत में भी है। तो प्रासंगिकता में सिंपल एक वर्ड में लिखना है कि यह व्यवस्था है, और यह व्यवस्था निरंतर और नियम आधारित है, इसलिए यह समय से परे है, और ये प्रत्येक समय में प्रासंगिक है। अब देखो, रित एक प्रकार की वैदिक व्यवस्था है जो प्राकृतिक, नैतिक एवं सामाजिक रूप में लागू थी। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी यह व्यवस्था लागू होती है, जिसके उल्लंघन पर क्या मिलता है? दंड। अब देखो, सबसे एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल एकदम, वो क्या है? क्योंकि प्रदूषण प्रदूषण बहुत चिल्लाया जा रहा है ना, ये प्रदूषण वो प्रदूषण, तो मैंने प्राकृतिक प्रदूषण को ही बनाया, क्योंकि ये जल्दी से याद होता है, जल्दी से हिट होता है। हमने क्या किया? अपने लालच के लिए दे दनादन प्रकृति को ऐसा तैसा कर दिया, तो प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषित करने पर हमें प्रकृति ने दंड दिया। जो ऋत व्यवस्था है उसने हमें दंड दिया। वो दंड क्या है? क्लाइमेट चेंज का है। अब हम चाहे यूएनएफसी की कितनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बैठ जाएं, कितने ही सो कोल्ड क्योटो प्रोटोकॉल कर ले, कितने ही चाहे हम एक पेड़ माँ के अभियान कर ले, वो सही नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने अपने ऋत को क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है। इस प्रकार जो ऋत का कॉन्सेप्ट है वो प्रासंगिक है, क्योंकि यह एक व्यवस्था है जिसके नियम एवं उल्लंघन होने पर दंड का विधान है। अब ये तो बात हुई इतनी सी। अब पता है ये इथिक्स का आंसर है, तो इसमें इथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखना है। अब आपको ये ऐड करना है कि ये ऋत का जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो नियामकीय या मानकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। ये नॉर्मेटिव इथिक्स है, मैंने शुरुआत में आपको बता दी थी। और जो नीतिगत नैतिक सिद्धांतों की मानक श्रेणी है, उसमें ये परिणाम सापेक्ष की तरफ झुकी है। अब परिणाम सापेक्ष की तरफ क्यों झुकी है? आप करो रित का उल्लंघन, आपको तत्काल परिणाम मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, यह संपूर्ण सभ्यताओं में प्रथम तौर पर नियम आधारित है, कंप्लीटली नियम पर आधारित है। तो ये रित की प्रासंगिकता हुई। अब ये आधारित व्यवस्था है, देखो ये रहा, यह संपूर्ण व्यवस्था में नियम आधारित व्यवस्था है जो परवर्ती काल में विधि, कानून और तत्पश्चात धर्म और कर्तव्य में क्या हो जाती है? बदल जाती है। इसे भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले ये एक सिस्टम के तौर पे आती है, फिर सिस्टम के बाद ये विधि में बदलती है, विधि के बाद ये किस में बदलती है? धर्म और कर्तव्य में। जैसे कि पहले कोई भी कानून लाया जाता है ना, उससे पहले आपको सरकार आगाह करती है कि भाई देखो हम ये कानून लाने वाले हैं। उसके बाद उस पर संसद में बहस होती है, बहस होने के बाद वो विधि बनता है, विधि बनने बहस होती है, राष्ट्रपति के साइन होता है, उसके बाद वो विधि बनता है, और उसके बाद उसको फॉलो करना आपका कर्तव्य होता है। तो बताओ रित कितना प्रासंगिक है? तो ये रित की प्रासंगिकता में आपको लिखना है, बाकी आपकी इमेजिनेशन भी काम करनी बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। अब देखो, प्रशासकों के लिए ये क्यों प्रासंगिक है? सिविल सेवकों के लिए रित की प्रासंगिकता क्या है? अगेन मैं जो समझाऊं पहले उसे सुनना, बाद में इस लिखे हुए चीज को पढ़ना। सिविल सेवक जो है ना, उसके दायरे हैं। अब वो जो सिविल सेवक है, जो प्रशासक है, वो प्रशासन में आया है। वो प्रशासन कौन चला रही है? वो सरकार चला रही है। अब सरकार का भी दायरा है। सरकार की जो पूरी की पूरी कहानी है वो संविधान और संसद और राज्य विधानसभाओं के आगे पीछे घूमती है। तो एक प्रशासक का भी जो रित है वो हमेशा किसके आगे पीछे घूमेगा? सरकार के कानूनों के आगे पीछे, जो संसद और विधानसभा ने बनाए होंगे, और जो संविधान के नियम है उसके आगे। यानी कि सिविल सेवकों के लिए रित क्या है? सिविल सेवकों के लिए रित वो है जो नियम सरकार ने बनाए हैं अपनी विधानसभा के द्वारा या संसद के द्वारा, जो कानून संसद ने बनाया है, विधानसभा ने बनाया है, प्लस जो संविधान ने बना के दिया है। अगर आप संविधान का उल्लंघन करते हो, आप विधानसभा के कानूनों का उल्लंघन करते हो, आप संसद के कानूनों का उल्लंघन करते हो, बेसिकली आप प्रशासनिक रित का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब आप प्रशासनिक रित का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको दंड मिलेगा। तो ये परिणाम सापेक्ष अवधारणा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिविल सेवकों हेतु रित की प्रासंगिकता, प्रशासकों के लिए संविधान द्वारा विधियां बनाई गई है जो बिल्कुल कैसी है? रित व्यवस्था जैसी है। इसमें आपको प्लस में ऐड करना होगा कि इसी के साथ सरकार के द्वारा संसद में भी कानून बनाए जाते हैं और राज्य विधानसभाओं में भी कानून बनाए जाते हैं। आप उनका भी उल्लंघन करते हैं तो भी क्या है? रित सिस्टम है वो भी, तब भी आपको दंड मिलेगा। अब देखो दूसरी बात और बड़ा करना है आपको विजन को, जब आप प्रशासकों के लिए आंसर लिखेंगे। रित का शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्य। अब अगर प्रशासक में सत्य का सद्गुण नहीं होगा तो प्रशासक सत्यनिष्ठ नहीं होगा, और ऐसा प्रशासक जो सत्यनिष्ठ नहीं है वो प्रशासनिक मूल्यों में बिल्कुल भी प्रशासनिक मूल्यों में नहीं आता, और प्रशासनिक मूल्यों में नहीं आने के कारण वो नीतिगत प्रशासन नहीं कर सकता।
फिर देखो ऋत क्या कहता है कि कर्म के फल और कर्तव्य पे बात करता है कि भाई जैसा कर्म करोगे, जैसा ड्यूटी करोगे, वैसा ही चीज मिलेगा। तो एक अगर प्रशासक अच्छी ड्यूटी करता है, एक प्रशासक एक अच्छा कर्म करता है, तो उसे उसी के अनुसार प्रशासन में क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा। तो प्रशासकों के लिए ऋत व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, हालांकि मैंने ये तो लिखे हैं, लेकिन सर से डिस्कशन करने के बाद, देखो मेरा एक सिस्टम है, जिसने मुझे अच्छी चीज बताई है वो अच्छी चीज बताई है। तो मैं जब ये लिख रही थी तब सर ने मुझे एक बहुत सटीक बात बोली, वो ये थी कि यहाँ पे हम ये सब काट के एक बेस्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। जिस प्रशासक ने ऋत व्यवस्था को व्यवहार में लाया है वो है टी एंड सेशन। अब कैसे? इलेक्शन कमीशन की थीम क्या है? इलेक्शन कमीशन की थीम है स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव। और इस थीम को जिया है टीएन सेशन में। तो आपको भी यही लाइन वहां पे जाके क्या करके आनी है? लिख के आनी है। तो यहाँ पे हमारा जो वृत्त का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? पूरा होता है। और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे ऋण का कॉन्सेप्ट। अब ऋण अगेन वैदिक अवधारणा है। अब ऋण क्या है? देखो ऋण को अगर मुझे एक लाइन में डिफाइन करना हो ना, तो मैं ये कहूंगी कि ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज जो है, जो कर्तव्य बाध्यकारी है, जो करने आवश्यक है, वही ऋण है। और अगर ये ऋण का कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, तो पूरा का पूरा संसार हिल जाएगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा। ऋण बेसिकली बैलेंस है। भगवान को बैलेंस बिठाने के लिए उन्होंने क्या किया? ऋण का कॉन्सेप्ट लाया, वरना मनुष्य अहंकारी और अराजकतावादी हो जाता, ये सामाजिक सिस्टम नहीं चल पाता। इसीलिए ऋण की भी प्रशासनिक प्रासंगिकता है कि अगर आप प्रशासक है तो आपको राजा नहीं बन जाना है, आपको सेवक, ब्यूरोक्रेट, आपको जनता का सेवक बन के काम करना है, तभी आप अच्छा प्रशासन कर पाओगे। तो बेसिकली जो ऋण है ना, उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये एक वैदिक अवधारणा है, जिसमें ये बताया गया है कि जो बाध्यकारी कर्तव्य है, जो करने आपके लिए आवश्यक है, वही ऋण है। ऋग्वेद के अनुसार व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ होते हैं, है ना? कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बेसिकली ये टारगेट है ऋग्वेद के अनुसार एक मनुष्य को, कि उसको जीवन में उसको ये 4 टारगेट अचीव करने हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये उसे कब मिलते हैं? जब अपने ऋण चुकाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप जो कर्तव्य कहे गए हैं, जो करने जरूरी है, वो पूरा करोगे तो आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आरएस ऑफिसर बनना है तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। तो जो पढ़ना है वो आपका ऋण है। ठीक। तो सिंपल सी दिमाग में रखनी है कि भाई ऋण जो है उसका मतलब ये होता है कि कुछ बाध्यकारी कर्तव्य होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य को करने होते हैं। अगर वो उसे पूरा करता है तभी वो अपने लक्ष्यों को क्या करता है? प्राप्त कर पाता है। और ये जो ऋण की व्यवस्था है, ये इसलिए बनाई गई ताकि समाज में बैलेंस बना रहे, अराजकता की स्थिति अगेन हमारे सामने नहीं आए। अब देखो, सामाजिक रूपरेखा को स्थायित्व, तो ये बात आ गई ना कि पूरी सामाजिक रूपरेखा को क्या देने के लिए? स्थायित्व देने के लिए इन ऋणों से जुड़े, इन ऋणों को क्या किया गया? डिजाइन किया गया। तो इन ऋणों को 3 प्रकार के ये ऋण हैं। वैदिक ऋण बेसिकली 3 ही है। कुछ आपको जो कंटेंट मिलता है उसमें 5 भी लिखे हुए हैं, लेकिन बेसिकली वैदिक ऋण जो है वो 3 ही है। इन्हें ऋण त्रय कहते हैं। पहला है देव ऋण। देव ऋण कुछ नहीं है, धर्म पालन के बारे में बताता है। ये कहता है कि देखो, आप प्रकृति को देवता मानते हो, और हम इन संसार में हैं किसके कारण है? प्रकृति के कारण है। तो प्रकृति को की पूजा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप देखो, वेदों में यज्ञ की अवधारणा बहुत चली थी। अब इसे आज से जोड़ लेते हैं कि आज हम औद्योगिक उन्नति चाह रहे हैं, शहरीकरण चाह रहे हैं, स्मार्ट गवर्नेंस चाह रहे हैं। उसके लिए हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? अल्टीमेटली प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब ये प्रकृति जो है, जिसके जिसके हम ऋणी है, किस कॉन्सेप्ट में ऋणी है? कि भाई इसने हमें अस्तित्व दिया है, हमें जीवन दिया है, तो हमें इसको खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन उल्टा हम क्या कर रहे हैं? हम इसे खराब कर रहे हैं। तो देखो, यूएनएफसीसी लगातार आपको देवऋण याद दिलाती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा। वो कहती है कि देखो, इस प्रकृति के आप ऋणी हो, इसे छेड़छाड़ ना करो। आईपीसीसी जलवायु रिपोर्ट जारी कर करके बार बार बताता है। इसलिए अमेरिका का जो ये हरकत है ना, पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकलना, ये ऋण की अवधारणा के विपरीत है। जाके लिख देना आंसर में, बहुत मददगार मिलेगा। भारत सरकार का कार्यक्रम, राजस्थान गवर्नमेंट का एक पेड़ माँ का अभियान क्या है? ये आपको याद दिलाया जा रहा है कि भाई देव ऋण है इस दुनिया में और आपको उसे फॉलो करना होगा, वरना प्रकृति के साथ साथ हमारा अस्तित्व भी क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। समझ में आया? फिर आ जाओ ऋषि ऋण पे, जो तो आज मुझे लगता है स्टूडेंट्स में से खत्म ही हो गया है ना? इसको अदरवाइज मत लेना। एक पहले लोग थे जो अपने ऋषि मुनियों का इतना सम्मान करते थे, और एक आज बिल्कुल उल्टा है। ऋषि ऋण कहता है कि आज आप अच्छे डॉक्टर बने हैं,
आज आप अच्छे प्रशासक बने हैं, आज एक अच्छे इंजीनियर बने हो, किसकी वजह से? अपने गुरुजनों की वजह से, अपने शिक्षकों की वजह से। आपके व्यक्तित्व की जो अभिकृत पहचान है, वो आपके गुरुजनों और शिक्षकों की देन है, इसलिए आपको उनके प्रति हमेशा कृतघ्न, ऋणी रहना चाहिए। और ये ऋण को आप कैसे पूरा करोगे? तो आप इस ऋण को पूरा करोगे आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करके। अब उस समय तो यही था कि आगे आने वाली पीढ़ी को आप शिक्षित कीजिए, जो शिक्षा आपके गुरुजनों ने आपको दी है। आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म से एथिक्स अच्छे से पढ़ लिए, आपको समझ में आ गई, आप आंसर अच्छे लिखे, आपको एथिक्स में मार्क्स अच्छे मिले। तो अब आपका क्या कर्तव्य है कि अगला कोई भी बच्चा तैयारी करे तो आप कहेंगे भई एक बार मैम से पढ़ना। और ना सिर्फ एथिक्स, फ्यूचर में हम आपको अच्छी पबैट भी पढ़ाएँगे। अच्छा पूरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर बहुत अच्छा पढ़ाएँगे और कम कंटेंट में पढ़ाएँगे। मात्र 10-15 पेज में एक-एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएँगे। तो ये है बेसिकली ऋषि ऋण के अपने एक शिक्षक और गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता फ़ील करना कि भई आज हम जो कुछ भी हैं उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, फिर चल हाँ, इसीलिए देखा करो आप कोचिंग में जो मीट की जाती है, एलुमनाई मीट की जाती है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखना होगा, जो एलुमनाई मीट की जाती है ना, बहुत सारे जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, वो पढ़ के चले जाते हैं, फिर वापस अपनी कॉलेज लौट के आते हैं, उनके लिए एलुमिना मीट जो रखी जाती है, वो इसीलिए रखी जाती है, इसी ऋषि ऋण को कंप्लीट करने के लिए, कि आज आप अच्छी जगहों पे बड़े-बड़े डॉक्टर बन गए हो, अब आपका अपनी इस कॉलेज जहाँ से आप पढ़े हो, उसके लिए कुछ कर्तव्य है, उसे पूरा कीजिए। फिर देखो पितृ ऋण। पितृ ऋण बिल्कुल सिंपल है कि हमारा जैविक अस्तित्व किससे है? हमारे माता-पिता से है, तो हम अपने माता-पिता के प्रति ऋणी हैं। तो हम मानव जाति के विकास के लिए संतानों उत्पत्ति करके हमारे कर्तव्य को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। अब नृ ऋण और भूत ऋण की बात, ये 2 एक्स्ट्रा ऋण हैं। और भूत ऋण का मतलब ये है अगेन प्रकृति को सही रखना है, उसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। अब ऋण की प्रासंगिकता जो इस साल क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऋण की प्रासंगिकता अगेन वही है कि ऋण की प्रासंगिकता इसीलिए है क्योंकि ऋण आपको कर्तव्य की ओर ले जाता है। ऋण जो है आपको कर्तव्य को पूरा करवाता है। तो इसीलिए एक प्रशासक के लिए और हर किसी काल में कर्तव्य तो करने ही पड़ेंगे, उससे कहाँ मनुष्य भागेगा। तो हर एक काल के अंदर ऋण की व्यवस्था हमेशा रहेगी और प्रशासन भी वो कौन-सा कर्तव्य से अछूता है, तो प्रशासन में भी प्रशासक जो है वो सरकार के प्रति ऋणी है, तो सरकार कोई सा भी काम दे, प्रशासक को क्या करना चाहिए? करना ही चाहिए, उसे ये नहीं करना चाहिए सॉरी सरकार मैं ये काम नहीं करूँगा। तो ये सारी की सारी ऋण की प्रासंगिकता हुई और आज की क्लास में हम यहाँ ऋण तक ही पढ़ेंगे। कल सेकंड क्लास लूँगी जिसमें मैं कर्तव्य की अवधारणा, शुभ सद्गुण की अवधारणा को कंप्लीट कराऊँगी। ऐसे करके ये बहुत हँस-खेल के हम ये दूसरा टॉपिक भी क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। अब मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि भई आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और सभी लोगों तक इसे पहुँचाएँ। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आगे फ्यूचर में भी आपकी बहुत ज़्यादा क्या करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। ताकि जो ये लोग कहते हैं ना कि आरएस का कट ऑफ जो है मेंस का 261 ही क्यों गया, इसका हम जवाब दे देंगे, इसलिए गया क्योंकि आज तक किसी ने इतना सरल और समझ के साथ कभी पढ़ाया ही नहीं। ना सिर्फ हम आपको अच्छी क्लास देंगे, हम आपको कम मटेरियल देंगे, ऑथेंटिक सोर्स से बना के देंगे, प्लस पहली बार हम आपको आंसर हिट की क्लासेस भी देंगे कि कैसे हर एक क्वेश्चन को हिट किया जाता है और कैसे वो समझ डेवलप की जाती है कि सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आंसर हिट करके सटीक आंसर लिखा जाए। सिर्फ अंधाधुंध तरीके से टेस्ट सीरीज लिखने से एग्जाम नहीं निकलता और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसी के कारण मैं आपको ये सब चीज़ें बता पा रही हूँ। तो फिर से थैंक यू आपने इतना प्यार दिया। 2-4 क्लासेस भी आपने बहुत अच्छे से देखी और कमेंट सेक्शन देख के मुझे खुशी भी हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत आगे तक ले जाने में हमारी ज़रूर से मदद करेंगे। बाय।